हेलो दोस्तों, आज अपनी यादों की खिड़की खोलते हैं स्नेहलता रेड्डी जी की यादों के साथ। स्नेहलता रेड्डी का जन्म 1932 को आंध्र प्रदेश में हुआ था। उनका परिवार ईसाई था, लेकिन पीढ़ियों से वह हिंदू थे। उनके माता पिता ने ईसाई धर्म अपना लिया था। इनका बचपन बहुत ही कष्टों में बीता, इसलिए बचपन से ही वह बगावती और क्रांतिकारी विचारों की हो गई थी। जब वह कॉलेज में पहुंची, तब तक वह पूरी तरह से ब्रिटिश राज के खिलाफ हो चुकी थी। इसलिए उन्होंने अपना क्रिश्चियन नाम बदलकर इंडियन नाम रख लिया। क्रिश्चियन कपड़े बदलकर इंडियन कपड़े पहनने लगीं और आंदोलन में हिस्सा लिया। मोर्चे निकाले, जेल भी गईं। कॉलेज में पढ़ने के दौरान वे नाटकों में भाग लेती थीं। समाज में जागरूकता फैलाने के लिए उन्हें नाटकों में दिलचस्पी होने लगी। कॉलेज से निकलने के बाद उन्हें मशहूर थिएटर ग्रुप ज्वाइन कर लिया। जिस थिएटर ग्रुप में वह काम करती थीं, उसके शो में कन्नड़ तेलुगु फिल्म के डायरेक्टर पड़ाभी रेड्डी को बहुत पसंद थी, जो कई बार अपनी फिल्म के कलाकार को थिएटर से ही चुनते थे। पट्टाभी थिएटर देखने अक्सर आते थे, तो स्नेहलता और पट्टाभी का आपस में अच्छा परिचय हो गया। स्नेहलता को धीरे धीरे मालूम हुआ कि पट्टाभी के विचार उन्हीं के जैसे हैं। एक से ख्यालातों के कारण दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। यह गहरी दोस्ती मोहब्बत में तब्दील हो गई। जैसे इन्हें मालूम चला, उन्होंने अपने परिवार के खिलाफ जाकर दोनों ने शादी कर ली। स्नेहलता फिल्मों में काम करने लगीं। उनकी फिल्म समाज की कुप्रथाओं पर चोट करती थी। उनको दूर करने का रास्ता भी सुझाया जाता था। उनकी फिल्मों का बहुत विरोध भी होता था। एक ऐसी फिल्म थी, इसे कन्नड़ सिनेमा की सबसे मशहूर फिल्मों में से एक कहा जाता है। फिल्म थी संस्कारा। इसकी रिलीज़ को लेकर ऐसा बवाल मचा कि सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म को 4 साल तक लटकाए रखा। आखिर कोर्ट की शरण लेनी पड़ी, फिर फिल्म को रिलीज़ किया गया। उसके बाद तो फिल्म पर अवार्ड की बारिश हो गई। स्नेहलता ने बेंगलोर में बेंगलोर थिएटर और चेन्नई में चेन्नई थिएटर की स्थापना की। फिल्म एक्टर के साथ साथ एक समाज सुधारक की भी छवि थी। स्नेहलता रेड्डी के पास वह और उनके पति सोशलिस्ट विचारधारा के थे। देश के नामी गिरामी सोशलिस्ट लोगों में उनका परिचय था। उन्हीं में से एक नाम था जॉर्ज फर्नांडिस, जो भारतीय राजनीति के सबसे मशहूर समाजवादी नेताओं में से एक थे। जॉर्ज फर्नांडिस से स्नेहलता रेड्डी को बहुत गहरी दोस्ती थी। सालों से ये बात बहुत मशहूर थी, परंतु स्नेहलता को यह पता नहीं था कि जॉर्ज फर्नांडिस से उनकी दोस्ती उन पर बहुत भारी पड़ने वाली है। 25 जून 1975 की रात 12 बजे देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपना फैसला सुनाया और आपातकाल लगा दिया। पूरे देश में सरकार के खिलाफ बोलने पर पाबंदी लग गई। देश के विपक्षी नेताओं को जेल भेज दिया गया, लेकिन महीनों गुजर जाने के बाद जॉर्ज फर्नांडिस अब तक हाथ नहीं लगे थे। इंदिरा को डर था कि जॉर्ज कोई ना कोई परेशानी खड़ी करेंगे। इधर स्नेहलता की बेटी बताती हैं कि जब इमरजेंसी लगी थी, तब जॉर्ज और स्नेहलता की बातचीत हुई। तब जॉर्ज ने हिंसक आंदोलन की बात कही, परंतु स्नेहलता हिंसक आंदोलन नहीं चाहती थी। इंदिरा गांधी को जॉर्ज और स्नेहलता की गहरी और पक्की दोस्ती के बारे में पता था, इसलिए इंदिरा गांधी ने जॉर्ज पर शिकंजा कसने के लिए उनकी दोस्त स्नेहलता पर पंजा मारा। 27 अप्रैल 1976 को स्नेहलता को ये मालूम नहीं था कि यह वो तारीख है जिसके बाद उनकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल जानी है। 27 अप्रैल 1976 की शाम स्नेहलता और उनके पति पट्टाभी बेंगलोर से मद्रास के लिए काम से निकले। आधी रात के बाद उनके घर का दरवाज़ा खटका। स्नेहलता के बेटे कुणाल ने कहा, कौन? बाहर से आवाज़ आई, टेलीग्राम। जैसे ही दरवाज़ा खोला, तब पुलिस वाले भूखे भेड़िए की तरह घर के अंदर घुस गए। रात भर पूछताछ के नाम पर तंग करते रहे। यहाँ तक कि पुलिस वालों ने बूढ़े माँ बाप और छोटे बच्चों तक को नहीं छोड़ा।
एक पड़ोसी ने किसी तरह स्नेहलता को टेलीफोन के जरिए सूचना दी। उसी रात स्नेहलता और पट्टाभी वापस घर आ गए। वह गाड़ी से उतर भी नहीं पाए थे कि पुलिस वालों ने गाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया और स्नेहलता को पकड़ लिया। 3 दिन बड़ी अनिश्चितता में गुजरे। किसी को पता नहीं चल पा रहा था कि स्नेहलता के साथ आखिर हो क्या रहा है। 1 मई 1976 को पट्टाभी कॉल्टन हाउस पहुंचे तो उन्होंने वहां ताला लगा देखा। पड़ोस के कुछ लोगों ने बताया कि पुलिस स्नेहलता को जेल ले गई। पट्टाभी ने बहुत मालूम किया तब पता चला कि पुलिस ने स्नेहलता रेड्डी को बड़ौदा डायनामाइट केस का आरोपी बनाया है। पुलिस के मुताबिक स्नेहलता संसद भवन के कुछ मंत्रालयों और दिल्ली की बड़ी बड़ी इमारतों को बम से उड़ाने की साजिश रच रही है। साथ ही मीशा भी लगा दिया गया। यह वह कानून था जिसके इमरजेंसी के दौरान सरकार के खिलाफ बोलने वाले को जेल में डाल दिया जाता है। पर यह सब दिखावे की बात थी। असल बात तो ये थी कि इंदिरा स्नेहलता के माध्यम से जॉर्ज का पता लगाना चाहती थी। जॉर्ज के साथ इतनी पक्की और गहरी दोस्ती की सज़ा भी देना चाहती थी। जेल के अंदर उन पर जुल्म और सितम की ऐसी दास्तान लिखी गई जिनकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की। सबसे पहले उन्हें छोटे से बैरक में बंद कर दिया गया जहां एक आदमी के लिए भी जगह नहीं थी। उजाले के लिए छोटी सी जाली लगी हुई थी और शौचालय के लिए एक छोटा सा छेद था। भयावहता की कल्पना कीजिए। स्नेहलता ने जेल के दौरान अपने अनुभव को कागज़ के पन्नों पर उतारा था जिसे बाद में कर्नाटक मानवाधिकार आयोग ने पब्लिक किया। स्नेहलता लिखती हैं, एक ऐसी जगह जो एक इंसान के रहने के लिए भी पर्याप्त नहीं है। हवा और उजाले की बहुत कमी थी। गंदगी, मच्छर, बदबू, तरह तरह के कीड़े मकोड़े की भारी तादाद थी और बगल में अपना ही मल मूत्र था। ऐसी जगह पर रहकर उन्हें साक्षात नर्क का अनुभव हो रहा था। स्नेहलता लिखती हैं कि बगल में जो टॉर्चर रूम था उन्हें उस रूम में ले जाया जाता, उनसे उनके कपड़े उतारने को कहे जाते। वो मना करती तो ज़बरदस्ती खींच कर कपड़े फाड़े जाते। उन्हें पूरी तरह से नंगा कर दिया जाता और फिर बुरी तरह से पीटा जाता। खाने की क्वालिटी इतनी ख़राब। आखिरकार स्नेहलता अनशन पर बैठ गई। तब खाने पर थोड़ा सा सुधार किया गया। इसके अलावा स्नेहलता को और भी तमाम तरह तरह से याचनाएं दी जाती। मधु दंडवते अपनी किताब में लिखते हैं, वो अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी जैसे बड़े नेता भी उसी जेल में बंद थे। आधी रात के वक्त 2-3 बैरक दूर बैरक से एक औरत की ज़ोर ज़ोर से चीखने की आवाज़ें आती। वे इतनी भयानक और डरावनी होती कि उनके माथे पर बल पड़ जाते थे और पसीने छूटने लगते। बाद में उन्हें मालूम चला कि वो स्नेहलता रेड्डी की चीखें थीं। स्नेहलता फिजिकली और मेंटली टॉर्चर तो झेल ही रही थी, साथ ही उनकी हेल्थ भी बहुत ख़राब रहने लगी। दरअसल स्नेहलता बचपन से ही अस्थमैटिक थी। जेल के टॉर्चर और गंदगी का कारण उन्हें हर 4 घंटे पर अस्थमैटिक अटैक आने लगे। उनकी सांस फूलने लगती, तड़पने लगती, किंतु जेल के अधिकारी इतने निर्दयी कि वे उनका इलाज नहीं करवाते। उधर स्नेहलता की बेटी नंदना रेड्डी बताती हैं कि उनका पूरा परिवार बहुत परेशान था। किसी को कोई खबर नहीं थी जेल में क्या हो रहा है। अचानक एक रात 7:30 बजे में फ़ोन की घंटी बजी। नंदना ने तुरंत फ़ोन उठाया। सामने से एक आवाज़ आई। आवाज़ सुनकर उनका दिल ज़ोर से धड़कने लगा। बड़ी बुझी हुई धीमी आवाज़ में कहा, आखिर ये लोग मुझे हॉस्पिटल लाए हैं, मिलने के लिए आ सकती हो? नंदना के मुताबिक इतना तेज़ ज़िंदगी में वह कभी भागी और ना ही उसके बाद कभी भागी जितना उस दिन भागी थी, और पहुंची विक्टोरिया हॉस्पिटल। वहां पहुंचकर उनसे लिपट गई स्नेहलता। बार बार उसका मुंह चूमने लगी। नंदना ने उन्हें कसकर पकड़ लिया। इतने में पुलिस वाला आया और बोला वक्त ख़त्म हो गया, और खींचकर नंदना को अलग कर दिया। फिर स्नेहलता को धक्का देकर गाड़ी में बंद कर दिया और वह फिर से बेंगलुरु सेंट्रल जेल के अंदर चली गई।
स्नेहलता को जेल में रहते तकरीबन 8 महीने गुजर चुके थे। इस दौरान उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उनके फेफड़ों का इन्फेक्शन हो गया, दुबली होकर हड्डियों का ढांचा हो गई थी। इतनी ख़राब हालत होने पर जेल प्रशासन ने उन्हें कुछ समय के लिए पैरोल पर छोड़ दिया। 15 जनवरी सन 1977 को जेल से बाहर निकली, मगर वो इतना फिजिकली मेंटली ट्रॉमा झेल चुकी थी और फिर से जेल में जाने और वही सब झेलने का उनको बहुत डर था। यही वजह है कि छूटने के महज 5 दिन के अंदर उन्हें हार्ट अटैक आ गया। 20 जनवरी सन 1977 को 5 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। स्नेहलता की बेटी नंदना रेड्डी एक जर्नलिस्ट हैं, साथ ही एक समाज सुधारक भी हैं। नंदना रेड्डी के मुताबिक आज भी उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं जब वो अपनी मां के उन आँखों को लम्हों के बारे में सोचती है। जितना डर था उनकी आँखों में, कितना सहमा हुआ था उनका चेहरा, उनके शरीर पर मौजूद निशान गवाह थे कि उनके साथ 8 महीने क्या हुआ है। नंदना अपने आर्टिकल्स में एक बात अवश्य कहती हैं कि उनकी माँ अपनी मौत नहीं मरी, उन्हें भारत सरकार ने मारा है, उन्हें इंदिरा गांधी ने मारा है। स्नेहलता के साथ जो हुआ, इसी कारण उन्हें आपातकाल का पहला शहीद कहा जाता है। उत्तर के इलाके के बहुत कम लोग स्नेहलता रेड्डी को जानते हैं, लेकिन दक्षिण के इलाके में उन्हें बहुत आदर और सम्मान दिया जाता है। धन्यवाद।